हेलो दोस्तों, हमारे न्यू इनिशिएटिव इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जो आपके अपकमिंग प्रीलिम्स एवं मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इससे आपको मेंस एग्जाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के सेक्शन को सॉल्व करने में आसानी होगी। साथ ही आप प्रीलिम्स एग्जाम में भी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ रिलेटेड क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। आज की वीडियो में हम जिस महान व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे वो है हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, बिहार गौरव व देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस वीडियो में हम पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और अंत में आपके प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स भी देखेंगे। देश रत्न की उपाधि से सम्मानित भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। राजेंद्र बाबू के पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महान विद्वान, दूरदर्शी, लेखक और वकील होने के साथ साथ स्वभाव से बेहद सरल और बड़े दिल वाले व्यक्ति थे। अपने सादे व्यक्तित्व और मृदुभाषी होने के चलते उन्हें राजनीति के संत की उपाधि मिली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहस और विद्वतापूर्ण उत्साह के प्रतीक थे। वो दृढ़ता से भारत की संस्कृति में निहित थे और भारत के विकास के लिए एक भविष्यवादी दृष्टि भी रखते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उत्तर पुस्तिका में उनके एग्जामिनर ने यह लिखकर अपनी विशाल हृदयता का परिचय दिया था कि यह छात्र तो मुझसे भी अधिक ज्ञानी है। ऐसा उदाहरण इतिहास में अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। एक महान क्रांतिकारी देशभक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा के अतिरिक्त कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एक्ट चंपारण, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। सादगी की मिसाल डॉक्टर राजेंद्र बाबू की शख्सियत हर किसी को हमेशा से प्रभावित करती रही। डॉक्टर प्रसाद ने कई मिसालें देश के सामने रखी थी। उन्हें राष्ट्रपति के रूप में जितना वेतन मिलता था उसका आधा वो राष्ट्रीय कोष में दान कर देते थे। डॉक्टर साहब जब देश के राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हुए तो उन्होंने 320 कमरे वाले राष्ट्रपति भवन में अपनी फैमिली के लिए सिर्फ 3 कमरे आवंटित कराए। वे अपना कार्यकाल पूरा करके जब पटना सदाकत आश्रम में लौटे तब पीएनबी के उनके खाते में मात्र 3000 रुपये जमा थे। वह पहले राष्ट्रपति थे जो जमीन पर आसन बिछाकर भोजन करते थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में अंग्रेजी तौर तरीकों को अपनाने से इनकार कर दिया था। राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व में दार्शनिक की सी तीक्ष्ण बुद्धि और बालक की सी नितांत सरलता का अद्भुत समन्वय था। राष्ट्रपति भवन में जिस शालीनता से वे देश विदेश के महामहिम अतिथियों का स्वागत करते थे, उतनी ही ममता, स्नेह और वात्सल्य से वे दूरस्थ ग्रामों के निवासी नागरिकों से भी मिलते थे। भव्य राष्ट्रपति भवन के कमरे में सिर्फ गंजी पहने और कांधे पर गमछा रखे राजेंद्र बाबू तेहीपुर रहत भरत बिनुरागा के रूप में त्याग और अनासक्ति की साक्षात मूर्ति थे। वकालत की पढ़ाई खत्म करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र बाबू भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। भारत की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे और उनके समर्थक भी थे। 1905 के बंगाल विभाजन का प्रभाव श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों व सादा जीवन, उच्च विचार के महानतम आदर्श व्यक्तित्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर भी पड़ा एवं उन्होंने भी स्वदेशी वस्तुओं के समर्थन में विदेशी वस्तुओं को जला दिया। राजेंद्र बाबू 1906 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। 1911 में राजेंद्र बाबू ने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया तथा 1912 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति के सदस्य बन गए। उन्होंने बिहार में असहयोग के कार्यक्रमों का नेतृत्व किया, राज्य का दौरा कर कई जनसभाएं की और आंदोलन के समर्थन के लिए प्रभावशाली भाषण में से लोगों को प्रभावित किया। दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने फिर गांधी जी को देखा। उनकी सहभागिता को देखते हुए महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना दायां हाथ मानने लगे। उल्लेखनीय है कि चंपारण सत्याग्रह के घटनाक्रमों की स्मृति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी शीर्षक से एक पुस्तक लिखी।
1917 में महात्मा गांधी के द्वारा बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों को ब्रिटिश शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए चलाए गए चंपारण सत्याग्रह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा अजात शत्रु और देश रत्न की उपाधि से विभूषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। 1934 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने पर कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार उन्होंने एक बार पुनः 1939 में संभाला था। डॉक्टर बाबू उन स्वतंत्रता सेनानियों में अग्रगण्य थे जो गांधी जी की नीतियों, नेतृत्व और अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास रखते थे। उन्होंने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच की दूरियों को मिटाने की भरपूर कोशिश की थी। 1942 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बिहार, विशेष रूप से पटना में विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में कई महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने न केवल भारत को आज़ादी दिलाई बल्कि आज़ादी के उपरांत उन्होंने भारत के निर्माण में भी अपना सक्रिय योगदान दिया। ऐसे ही महापुरुषों में से एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया बल्कि स्वतंत्रता उपरांत भी भारत के पुनर्निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दिया। राजेंद्र प्रसाद का नाम महान देशभक्त, सादगी, सेवा, त्याग और स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को पूरी तरह समर्पित करने वाले महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में लिया जाता है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत की संवैधानिक परंपराओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष के रूप में संविधान के निर्माण प्रक्रिया की संपूर्ण देखभाल की, जिसके आधार पर भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 1946 को सदन में सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से इसका अध्यक्ष चुना गया। इसमें कोई शक नहीं है कि वह संविधान के संस्थापकों या शिल्पकारों में से एक थे। उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में 12 वर्ष की लंबी अवधि तक इस पद का भार संभाला और राष्ट्रपति भवन के शाही वैभव को एक सुरुचिपूर्ण भारतीय घर में बदल दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने राष्ट्रवादी हित में पत्रकारिता की और देश और सर्चलाइट जैसे प्रकाशनों के लिए लेख लिखे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का अभियान भी चलाया। 1962 में अपने राजनैतिक और सामाजिक योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। वे एक विद्वान, प्रतिभाशाली, दृढ़ निश्चयी और उदार दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। Now prelims one-liner facts. Dr. Rajendra Prasad was born on 3rd December 1884 at Siradei, Siwan, Bihar. He was the son of Mahadev Sahai and Kamleshwari Devi. His father was a Persian scholar and mother was a religious lady. At the age of 5, young Rajendra Prasad learnt Persian, Hindi and mathematics from a Muslim scholar. He was married to Rajvanshi Devi at the age of 12. He has done his early studies at the Chhapra District School and later moved to Calcutta for higher education. After receiving a scholarship of ₹30 per month, he joined the Presidency College of Calcutta in 1902. He was initially a student of science but switched his focus to arts stream later. Dr. Rajendra Prasad was instrumental in the formation of the Bihari Students' Conference in 1906. He was such a brilliant student that once while checking his copy, examiner wrote, "Examinee is better than examiner" as a remark. After pursuing post-graduation, he joined as a professor of English at the Langat Singh College of Muzaffarpur, Bihar and later became its principal. He started his law practice at the Calcutta High Court in 1911. In 1916, Rajendra Prasad joined the Patna High Court after its establishment. He attended as a volunteer in the 1906 Calcutta session of the Indian National Congress and formally joined the party in 1911. Politically, Dr. Rajendra Prasad was an ardent follower of Mahatma Gandhi. In 1920, when Gandhiji launched the non-cooperation movement, Dr. Prasad gave up his lucrative law practice and dedicated himself to the cause of freedom. He was the torchbearer of the non-cooperation movement in Bihar.
Dr. Rajendra Prasad served as the principal of the Bihar Vidyapeeth that was established by Mahatma Gandhi on 6th February 1921. To protest against the British-sponsored educational institutions, Dr. Prasad asked his son Mrityunjay Prasad to leave the university and join Bihar Vidyapeeth. He was elected as President of Indian National Congress in 1934 at the Bombay session and again re-elected in 1939 Tripuri session when Subhash Chandra Bose resigned from the presidency. He also played an important role in the Quit India movement launched by Gandhiji in 1942. Dr. Rajendra Prasad was arrested from Sadakat Ashram, Patna during the Quit India movement and was sent to Bakipur Central Jail where he spent 3 years imprisonment. Some of the literary works of Dr. Rajendra Prasad are India Divided, At the Feet of Mahatma Gandhi, Satyagraha in Champaran, Sahitya Shiksha or Sanskriti, Economics of Khadi, Patna Law Weekly, Desh Magazine, Mahatma Gandhi and Bihar, and his autobiography Atmakatha that was written during his 3-year prison term in Bakipur Jail. Dr. Rajendra Prasad distributed food and clothes to the victims of flood that created havoc in the area of Bihar and Bengal in the year 1914. When the devastating earthquake hit Bihar on January 15, 1934, Rajendra Prasad was released from jail on a parole of 2 days. He set up the Bihar Central Relief Committee on January 17, which campaigned throughout the nation to raise funds and collected over rupees 38 lakhs for the victims. He was instrumental in setting up the Quetta Central Relief Committee in Punjab during the Quetta earthquake in 1935. Dr. Rajendra Prasad is also known as Ajat Satru. Earlier, he held the position of the chairman of Patna municipality. Dr. Rajendra Prasad served as the Food and Agriculture Minister in the interim government headed by Jawaharlal Nehru in 1946. He was elected to the post of the President of the Constituent Assembly on 11 December 1946. When the Republic of India came into existence on January 26, 1950, Dr. Rajendra Prasad was elected the first ever President of the country. He traveled the world extensively as an ambassador of India, building diplomatic rapport with foreign nations. He was re-elected for 2 consecutive terms in 1952 and 1957 and remains only President of India to achieve this feat. He spent the last few months of his life in retirement at the Sadakat Ashram in Patna. He was awarded the Bharat Ratna, the nation's highest civilian award, in 1962. Dr. Prasad passed away after suffering from a brief illness of around 6 months on 28 February 1963.